हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के इस रिवीजन वीडियो में, जिसमें ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जो नवंबर 22 में 16 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो ऑडिट प्रोसीजर्स में आप क्या लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्लोजर्स आपको एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 या डिवीजन 1 क्या देना होंगे। यानी कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और पी&एल के अलावा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत कई सारे अलग अलग डिस्क्लोजर्स मांगे गए, और वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स में से हर एग्जाम में कम से कम आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल या जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए जैसे क्रिप्टो करेंसी, सीएसआर, इन सब तरह की चीजों से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स ज्यादा पॉपुलरली पूछे जाते हैं, बट हम सारे डिस्क्लोजर्स कवर करने वाले। जितने डिस्क्लोजर हम यहां पर देखेंगे ये सब आपके आईसीआई के ऑडिट के मॉड्यूल के अंतर्गत दिए गए हैं, और ये सब शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली कंपनियों पे लगता है वहां से पिक किए गए। हम इसे रेफर करने के लिए यूज करेंगे शेड्यूल 3 का हमारा ब्रह्मास्त्र का एक्सट्रैक्ट जो हम एडवांस अकाउंट्स में किताब यूज करते हैं। कंटेंट इसका आपके ऑडिट के मटेरियल से मैच करेगा। क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, तो आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वी हैव बेसिकली दीज पर्टिकुलर आइटम्स टू बी कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस शीट एंड दीज विद रिस्पेक्ट टू इनकम एक्सपेंस। आपको सिर्फ इन्हीं के डिस्क्लोजर्स कवर करने हैं। तो मोर इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि आपके असेट साइड में अलग से ऑडिट नहीं है, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं देखने हैं, बाकी सारे डिस्क्लोजर्स आपके लिए रेलेवेंट हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में आपको क्लासिफिकेशन देना है क्लास वाइज। लैंड अलग क्लास है, बिल्डिंग अलग क्लास है, प्लांट एंड मशीन अलग है, कंप्यूटर इक्विपमेंट अलग है, और इसमें से अगर कोई लीज होल्ड एसेट है तो हर क्लास में अलग से लीज होल्ड और फ्री होल्ड बताना है। प्लस आपको एक पूरा रिकंसिलिएशन देना है जहां से शुरू करेंगे आप ओपनिंग और एडजस्टमेंट, एडिशन, डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग। ये आपको ग्रॉस ब्लॉक यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करने से पहले की, और नेट ब्लॉक डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की। साथ ही साथ में जो डेप्री आपने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है, ओपनिंग क्या था, एक्यूमुलेटेड डेप्री, और ईयर एंड बताना होगा। अदर एडजस्टमेंट अगर आपने कुछ किए हैं, जैसे कि आपने कोई अमालगमेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंपनी खरीदी और उस कारण से कोई पीपी आया है, तो उसे दूसरों से अलग दिखाना पड़ता है। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो एडिशन फ्रॉम अमलगमेशन एंड एडिशन फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ असेट अलग अलग आपको बताना होगा। कोई भी दूसरे एडजस्टमेंट लाइक रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट बताना होंगे। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई रिवैल्यूएशन किया है एसेट का, रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुई है, तो आपको 5 सब्सिक्वेंट ईयर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन देना होती है। प्लस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक एडिशनल डिस्क्लोजर है जो 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। वो सारे अमेंडमेंट्स आखिरी में डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि वो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू इंटैंजिबल एसेट्स, सेम जैसा अपन ने देखा था पीपी का, सेम वही डिस्क्लोजर्स यहाँ पे आपको देना है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्लास थोड़ा सा एसेट्स का डिफरेंट हो जाएगा। फॉर योर रेफरेंस यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज इट इज ऑल वन एंड द सेम। इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बोला स्किप करना है। कमिंग ऑन टू लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट, करंट दोनों में क्लासिफाई हो सकते हैं। अभी हमें डिस्क्लोजर्स डिस्कस करना है, तो आपको 3 ब्रेकअप देना होते हैं इसके: कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी और अदर्स। कैपिटल एडवांस नॉन करंट में आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई एसेट खरीदने वाले, लाइक अ मशीन और एन इक्विपमेंट, जिसके लिए आपने एडवांस दिया है। प्लस इसमें आपको, क्योंकि पैसे किसी को दे रखे और उससे बदले में गुड्स या सर्विस मिलने वाली है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड है, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड है, और डाउटफुल क्या है, जिस पे आप प्रोविजन बनाना चाहेंगे। प्रोविजन बनाए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपने इस कैटेगरी में बताया है। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके कोई डायरेक्टर या अदर ऑफिसर को आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, या फिर directors or other officers of the company or any of them, either severally or jointly with any other person, or amount due by the firm or private company respectively, where such director is a partner or director or a member, should be separately stated. यानी कि कोई भी ऐसी संस्थान को लोन या एडवांस दिया है जहां पे डायरेक्टर या ऑफिसर वहां पार्टनर है या डायरेक्टर या मेंबर है, तो उसको आपको अलग से बताना पड़ेगा।
ये सेम प्रोविजंस आपको अदर लोन्स एंड एडवांसेस में भी दिखेंगे। इसके अलावा अदर नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत क्या आता है, तो वंस अगेन कोई भी जगह आप एडवांस दे रहे हो तो आपको सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल बताना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बताना है, डायरेक्टर ऑफिसर को कुछ अलग से दिया है वो बताना है। बाकी कैटेगरी आपकी वही है, कोई भी आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अदर्स है, और ट्रेड रिसीवेबल अगर लॉन्ग टर्म है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कैपिटल एडवांस था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ट्रेड रिसीवेबल में आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट नॉन करंट दोनों में आते हैं, तो आप कहीं पर भी डिस्क्लोजर पढ़ लीजिए। आपके मटेरियल में आपको करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या डिस्क्लोजर है। ये नया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। करंट एसेट या नॉन करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल जब आप दिखाओगे, अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ के बियॉन्ड रिकवरेबल है तो फिर नॉन करंट में, नहीं तो करंट में। तो इससे रिलेटेड नोट्स में आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वो डिस्क्लोजर में एक तरह की आप टेबल प्रिपेयर करके बताओगे। तो एक डिस्क्लोजर तो ट्रेड रिसीवेबल का कौन सा होता है, तो इफ यू एक्चुअली गो टू ट्रेड रिसीवेबल्स अपन करंट में देखते हैं, यहाँ कॉम्प्रिहेंसिवली दिखेगा। एक होता है सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड और डाउटफुल। यानी कि अच्छाई पर बुराई की जीत, ऐसे याद रखना, गुड के 2 हैं और डाउटफुल का 1। 2 होंगे तो ऑब्वियस सी बात, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड, और डाउटफुल में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि एक ही कैटेगरी है। कितना आसान है याद रखना। प्रोविजन फॉर बैड डेट और डायरेक्टर और अदर ऑफिसर वाला सेम है, कहीं भी लोन एडवांस ट्रेड रिसीवेबल आया, ये अभी अपने को देखना है। अब आपको एक एजिंग शेड्यूल देना पड़ता है आपके ट्रेड रिसीवेबल का, कि आपके कितने ट्रेड रिसीवेबल कितने समय से बकाया है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट है। इसका मतलब किसी को अगर आपने पैसे 3 महीने बाद देने की बात की है और आपने उसे फरवरी में गुड्स उधारी में बेचे हैं, तो मार्च में 3 महीने हुए ही नहीं है, तो इस टेबल में वो कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी ओवरड्यू हुआ ही नहीं है। इट इज नॉट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ कौन से वाले केसेस दिखाने हैं जहां पे ड्यू डेट निकल गई और पैसा नहीं आया है, यानी मामला गड़बड़ है। तो फिर पैसा अगर 1-2 महीने ही ओवरड्यू हुआ है तो रिस्क कम है, पर 2-1 साल से ओवरड्यू है तो रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए बकेट्स बनाए गए हैं, विच इज लेस देन 6, लेस देन 1, लेस देन 2 ईयर, यहाँ पे आप 12 मंथ्स बोल सकते हो, लेस देन 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। यहाँ पे दिस इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी दिस इज लेस देन एंड अदर्स आर बेसिकली लेस देन इक्वल टू। तो आपको इस ब्रैकेट में बताना है कि भाई आपके ट्रेड रिसीवेबल ओवरड्यू कितने समय से। तो सर मैंने किसी को माल उधारी पे बेचा और उससे ड्यू डेट ही स्पेसिफाई नहीं की पैसे कब देना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जहां ड्यू डेट स्पेसिफाइड नहीं है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन ड्यू डेट मान ली जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है अपने को किसी से पैसे लेने पर अपन ने बिलिंग नहीं करी है। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब अक्रूवल बेसिस पे आप डेबिट कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल को, तो वहां पे आपको अलग से शो करना होगा कि इसको अभी बिल नहीं किया। तो आप ऐसे इन 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में बताएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल में टोटल कितनी कैटेगरीज होंगी? 5। और ट्रेड पेबल्स में 4 हो जाएगी, वहां पे अप टू 6 और 6 मंथ्स टू 1 ईयर की बजाय अप टू 1 ईयर आ जाएगा, क्योंकि अपने को पैसे देने हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखना। फिर इसमें ये 5 की कैटेगरी में आपको 4 ब्रेकअप देने हैं, गुड, डाउटफुल, गुड, डाउटफुल। और इन दोनों में कैटेगराइजेशन क्या है? अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड। तो जितने भी आपके अनडिस्प्यूटेड है, यानी कोई झगड़ा नहीं है, पैसा मिलने वाला है और आपको साथ में लगता है कि गुड है, मिल भी जाएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। डाउट है तो यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना, सिक्योरिटी के बेसिस पे यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, वो आप अलग से देते। तो दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन विच यू विल हैव टू गिव विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर इन्वेंट्री पे आ जाइए, तो आपको सबसे पहले क्लास वाइज देना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान रखना, माल खरीदा बेचने के लिए रेडीमेड, मोबाइल खरीदा बेचा, स्टॉक इन ट्रेड है। पर हम क्या करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क खरीदते हैं, रैम खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स के पार्ट्स खरीदते हैं और फिर कंप्यूटर बना के बेचते, तो कंप्यूटर मेरा फिनिश्ड गुड्स है, दैट इज फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स होगा। ट्रेडेड यानी एज इट इज खरीद के बेचा, स्टॉक इन ट्रेड। स्टोर्स पर अप टू 12 मंथ्स की लाइव इन्वेंट्री है, लूज टूल्स को भी इन्वेंट्री माना जाएगा। इसके अलावा कुछ है तो बताएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन केस अगर आपकी कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसे अलग से बताना पड़ता है। प्लस वैल्यूएशन का मोड क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस स्टेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है नहीं आपके सिलेबस में, स्किप कर दीजिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है।
कैश और कैश इक्विवेलेंट में प्राइमरीली वो चीजें आती है विच इज कैश और एज गुड एज कैश, यानी कैश को रखने के दूसरे तरीके। तो बैंक बैलेंस हो गया, चेक्स इन हैंड हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर एंड पे अगर आपके पास चेक डेटर से आ चुका है तो आपको बुक्स में एंट्री पास करना पड़ेगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर खत्म करना होगा, प्रोवाइडेड वो चेक बाद में क्लियर हुआ है। कैश ऑन हैंड आप ऑब्वियस सी बात है, और इसके अलावा और भी कोई आपके पास पैसे रखे हुए स्टैम्प्स इन हैंड वगैरह तो बताना पड़ेगा। इसमें कोई भी पैसा बैंक के पास ईयर मार्क्ड है, इसका मतलब कि वो पैसा आपके बैंक में रखा है पर आप स्पेसिफिकली यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने उसको अलग से ईयर मार्क कर रखा है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंड, तो आप उसे अलग से डिस्क्लोज कर दें। सिमिलरली कोई मार्जिन मनी या सिक्योरिटी के रूप में आपने पैसा रखा है, कई बार ऐसा होता है बैंक में एफडी कराई है जिसके अगेंस्ट में बैंक ने मुझे किसी के फेवर में गारंटी दी है, वो एफडी में तोड़वा नहीं सकता जब तक गारंटी ब्रेक नहीं होगी या खत्म नहीं होगी, तो वो एफडी आपकी बुक्स में कैश इक्विवेलेंट में आ सकती है, लेकिन आप उसे यहाँ पे बताएंगे कि वो मार्जिन मनी के रूप में दी गई है। कोई पैसे में रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आपने कोई वोस्त्रो अकाउंट खोला है या नोस्त्रो अकाउंट खोला है, इंडिया के बाहर बैंक में आपका खाता है जिसको इंडिया में पैसे लाने में कोई रोक टोक है, अफगानिस्तान में खाता खोला है, वहां पे सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग है ही नहीं, वहां के आने के दरवाजे खुले हैं, बाहर ना आदमी ना पैसा, कुछ नहीं आ सकता। तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं कई कंट्रीज में कि 5 साल तक विड्रॉ नहीं करने देंगे, एफडीआई नॉर्म्स होते हैं, तो वो आपको बताना है। और फाइनली कोई भी 12 महीने से ज़्यादा की मेच्योरिटी वाले बैंक डिपॉजिट्स को कैश इक्विवेलेंट अगर आपने माना है तो आप शो करें। वो कब मानते हैं, जब आपने एफडी करी है 2 साल की, पर आपको मांगता है कि 2 महीने बाद भी ज़रूरत पड़ी तो तोड़ देंगे, तो आप उसे कैश इक्विवेलेंट में दिखा सकते हैं। इस बारे में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ज़्यादा समझेंगे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने टेम्पररी ओवरड्राफ्ट लिया है करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, तो उसे आपको लाइबिलिटीज में दिखाना है, ना कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस शीट में। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर ऐसा ही कोई ओवरड्राफ्ट है तो उसे कैश और कैश इक्विवेलेंट से माइनस करके दिखाया जाता है। वापस से करंट अकाउंट में ओवरड्रॉ हो गया तो पैसा अपने को देना है, लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में दिखेगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में माइनस करके दिखेगा, यानी कि बैलेंस शीट और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो के प्रेजेंटेशन में फर्क है। लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सेम कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है। नाउ कमिंग ऑन टू द इक्विटी साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर कैपिटल, वेरी पॉपुलरली आस्क्ड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कैपिटल की देनी है, आप कहाँ याद रखोगे, ये लो समरी, इससे काम हो जाएगा। सिंपल शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या तो शेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है आपको, या शेयर होल्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, या ऑप्शन ऑफ गेटिंग शेयर्स और अदर्स इंफॉर्मेशन देनी है। शेयर रिलेटेड क्या 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 ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब कैपिटल है आपकी, पेड अप, कॉल्स इन अरियर, फोर फीचर फॉर एवरी क्लास ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू, रिकंसिलिएशन, ओपनिंग, चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग, और कोई स्पेशल राइट शेयर्स है तो वो पर क्लास ऑफ शेयर आपको डिस्क्लोज करना है, ओपनिंग, चेंजेस, क्लोजिंग, प्लस कोई स्पेशल राइट्स है तो वो। शेयर होल्डर में आपको बताना है कि कितने शेयर्स हैं आपकी कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी के द्वारा है, या होल्डिंग की होल्डिंग के द्वारा है, या अगर सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ होल्डिंग या अल्टीमेट होल्डिंग ने होल्ड कर रखे तो उसके पास। यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स, उसकी दूसरी सब्सिडरी टाटा मोटर्स, उसने अगर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, हम क्या हैं टाटा कंसल्टेंसी, होल्डिंग की सब्सिडरी दूसरी ने, तो भी आपको यहाँ बताना है। प्लस किसी भी शेयर होल्डर ने अगर 5% और मोर नहीं, मोर देन 5% अगर होल्डिंग कर रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो आपको शेयर होल्डर का नाम और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग प्लस चेंजेस बताने। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि आपको क्या शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग परसेंटेज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देनी है, और एक क्वेश्चन आया था कि शेयर होल्डर 10% से ज्यादा शेयर अगर होल्ड करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग से रिलेटेड आपको ये एडिशनल डिस्क्लोजर देखना पड़ेगा। प्रमोटर का मतलब क्या है, जैसा कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो आप कंपनीज एक्ट में देखेंगे कंपनी के प्रमोटर के पास, जैसे सत्यम का फ्रॉड हुआ था तो उस समय रामलिंगम राजू जो प्रमोटर था कंपनी का, उसके पास सिर्फ 4% शेयर थे, यानी उसने ऑलरेडी अपना स्टेक उड़ा दिया था, क्योंकि उसको मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो ये गलत बात है, तो आपसे ऐसा बोल दिया भैया बता दो प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, और खास तौर पे चेंजेस बताओ, है ना, क्योंकि अगर प्रमोटर स्टेक बहुत डाइल्यूट कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर को खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी में, शायद ये भी हो सकता है कि उसने किसी और को बेची हो अच्छे मोटे पैसे में, इसलिए कम हुआ हो। तो क्या बोला गया है, पहला क्या नाम है प्रमोटर का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, और उसके पास परसेंटेज कितना है टोटल शेयर्स का, और ड्यूरिंग द ईयर चेंज किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है, प्रेफरेंस, इक्विटी, इक्विटी में स्पेशल राइट शेयर्स, अदर्स, तो सबके लिए अलग अलग बताएं।
परसेंटेज चेंज आपको कंप्यूट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरू में, या कंपनी इस साल ही इनकॉर्पोरेट हुई है या शेयर्स इसी साल इशू हुए 10 क्लास के, तो बिगनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स से लेके ईयर एंड पे, यानी साल के शुरू में हमारे पास 100% थे, ड्यूरिंग द ईयर 10% बेचा, फिर वापस 10% खरीद लिया, ईयर एंड पे वापस 100% है, तो परसेंटेज चेंज जीरो कहलाएगा। इसके अलावा कई बार कंपनियां शेयर इशू करने की बजाय शेयर पे ऑप्शन देती, जैसे ईसॉप्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जितने भी आपने ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रखे इंस्ट्रूमेंट, आपको डिस्क्लोज करना, और इसमें सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे ऊपर वो बताना जो सबसे लेट कन्वर्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में हम पहले कैपिटल, फिर नॉन करंट, फिर करंट दिखाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम मोस्ट लॉन्ग टर्म दिखाते हैं, इसलिए ये ऑर्डर होगा फर्देस्ट टू नियरेस्ट कन्वर्जन डेट। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। प्लस अगर आपने कोई भी शेयर अदर देन कैश इशू किए हैं, या बोनस इशू किया है, या बायबैक पिछले 5 साल में किए हैं, तो 5 साल तक आपको डिस्क्लोज करते रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश मतलब जिसमें कैश नहीं आई है, या कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को पे करने में यूज नहीं हुए हैं, कोई लोन रीपे करने के लिए शेयर इशू किए, तो इसे इशूड फॉर कैश माना जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ खास नहीं है। सरप्लस यानी पीआरएल का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखेगा, और बाकी रिजर्व्स आपके जो भी कैटेगरी के लिए आपने बनाए हैं, आप उस नाम से उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। रिजर्व और प्रोविजन में फर्क होता है, खर्चे के लिए प्रोविजन बनता है, फ्यूचर में कुछ हो सकता है उस डर के लिए प्रोविजन की जगह रिजर्व बनाया जाता है। जो पैसा रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया उतना एज इट इज आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसको रिजर्व की जगह फंड, यानी जनरल रिजर्व की जगह जनरल फंड, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व की जगह डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ऐसा नाम दे दिया जाएगा। जिन रिजर्व से प्रॉफिट बांटा जा सकता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, जो प्रॉफिट नहीं बांट सकते वो कैपिटल है। तो P&L और जनरल रिजर्व नॉर्मली रेवेन्यू रिजर्व होंगे, बाकी सारे रिजर्व्स आपके कैपिटल रिजर्व्स होंगे। लाइबिलिटीज में आते हैं, बोरिंग्स के अंतर्गत सबसे पहले आपकी बोरिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई होगी, नॉन करंट करंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या हो सकता है? एक तो डिबेंचर, दूसरा बैंक से लिए गए फिक्स स्पेसिफिक समय के लोन। अदर पार्टी से लिए तो बैंक और उसके अलग अलग बताना। कोई मशीन आपने खरीदी और उसी में आपने जो सप्लायर है उसी को बोल दिया यार तू ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दे और पैसे ज़्यादा ले ले, इसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। इसी तरह से कोई डिपॉजिट अगर आपने एक्सेप्ट किए, पब्लिक डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, रिलेटेड पार्टी से कोई लोन लिया है, हो सकता है आपने लीज पर कोई एसेट खरीदा हो तो उस पर जो पैसे आपको लंबे समय में देने हैं लॉन्ग टर्म में, वो भी आपकी लीज ऑब्लिगेशंस आएंगी और अदर्स। बोरिंग्स में आपको क्लासिफिकेशन एक तो सिक्योरिटी के आधार पे देना है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, जैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में या लोन्स एंड एडवांसेस में था, पर वहां पे अनसिक्योर्ड में हम गुड और डाउटफुल अलग अलग बताते थे। इनफैक्ट वहां पे ऐसा होता था सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और डाउटफुल। यहाँ पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बताएंगे। डाउटफुल की कोई बात नहीं है क्योंकि अपन ने पैसा लिया है, तो अपने लिए ऐसा है कि भैया मैंने लिया है, तो डाउटफुल है तो सामने वाले को टेंशन है, मुझे नहीं, ऐसे याद रखना। सिमिलरली डायरेक्टर्स या अदर्स के द्वारा अगर कोई लोन पे गारंटी दी है तो डिस्क्लोज करेंगे कि कंपनी नहीं पे कर पाई तो वो पे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर अगर आपने इशू किया तो उसमें आपको बताना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और रिडम्पशन या कन्वर्जन कब होगा। सबसे पहले वो बॉन्ड बताना जो सबसे आखिर में कन्वर्ट या रिडीम होने वाला है, फॉलोड बाय जो लेटेस्ट में होने वाला है। इसके लिए आपको क्या देखना है, आपके सबसे पहले इंस्टॉलमेंट किसकी ड्यू हो रही है, वो सबसे ज़्यादा करंट है, वो सबसे नीचे डिस्क्लोज होगा। अगर कोई कंपनी के पास रिडीम बॉन्ड है या ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कंपनी री इशू कर सकती है, रोल ओवर करने के पावर्स होते हैं कि भाई ड्यू डेट पे कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी पैसे देने की बजाय बोलते 3 साल और आगे तक ब्याज देते रहेंगे फिर पे करेंगे, तो वो टर्म्स बता दें। टर्म लोन्स अगर आपने बैंक से लिए तो उसकी रीपेमेंट टर्म्स आपको बतानी है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको बॉन्ड डिबेंचर में बताना है। और अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट आपने किया है बैलेंस शीट डेट पे पीरियड और अमाउंट का, तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपने पैसे लिए और उसको समय पर चुकाए नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज डिफ़ॉल्ट। कारों में भी देर आर क्लॉजेज विद रिस्पेक्ट टू फंड यूटिलाइजेशन और नॉन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज 910 के अंतर्गत, वो आपको वहाँ पे भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें रिपोर्ट करना है। इसी तरह से अगर कोई फंड्स आपने जिस पर्पस के लिए लिए थे वहाँ यूज़ नहीं किए तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स। बाकी ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नॉर्मली प्रोविजंस को आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर्स में करोगे। बोरिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिमिलर होगी। ट्रेड पेबल्स के केस में जैसा अपन ने ट्रेड रिसीवेबल्स में देखा था सेम उस तरह से यहाँ पे आपको देना है, पर यहाँ पे 4 ही बकेट है।
6 to 12 और 0 to 6 की बजाय एक ही है लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 years, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years। तो इस तरह से आपको डिस्क्लोजर देना है। वहां पे देखा था अपन ने डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, ट्रेड पेबल में डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड नहीं आएगा क्या? तो यहाँ पर भी हो सकता है कि भैया सामने वाला मांग रहा है पर हम डिस्प्यूट कर रहे हैं, नहीं देना है, तो ट्रेड पेबल्स के केस में डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड होगा, पर यह गुड और डाउटफुल नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसे किसी से लिए तो मेरे को डर है कि उसने नहीं दिए, तो मैंने दिए हैं तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा मुझे डर है कि मैं नहीं दूंगा वापस। तो यहाँ कहीं भी डाउटफुल अनडाउटफुल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ क्लासिफिकेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कितने देने हैं और अदर्स को कितने देने हैं ये बताना है। इसके अलावा एमएसएमई एक्ट के कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जिसमें कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के आपके ड्यूज़ है, आपने उसको पे नहीं किया है समय पे, तो डिटेल्स देना होती है। बाकी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इस तरह की अदर लाइबिलिटीज़ आती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, डिस्क्लोजर्स पे आते हैं वापस। कंटिजेंट लाइबिलिटी पे 3 कैटेगरी मिनिमम बतानी है। क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, यानी कस्टमर ने या किसी थर्ड पार्टी ने हमारी कंपनी पे क्लेम किया है कि आपके प्रोडक्ट में खराबी है, एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया कि आप बदमाशी कर रहे हो, सैलरी काट रहे हो, वर्क प्लेस आपकी ठीक नहीं है, फ्रॉड हो रहा है, और अभी हमने नहीं माना है कि इसमें कोई लाइबिलिटी आएगी, तो इसे आप यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हो अगर आपको लगता है ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर आपने किसी को गारंटी दी है तो ऑब्वियस सी बात है वो पे नहीं करेगा प्रिंसिपल डेटर, तो आपको देना होगा, तो आपकी कंडीशनल या कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे शो होगा, और इसके अलावा कुछ और है। तो सिमिलरली आपने कोई एसेट खरीदने का कमिटमेंट किया है, तो अभी आपको एसेट आएगा तभी आपको पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है, तो ये बुक्स पे अकाउंट नहीं होगा, पर इसे कैपिटल कमिटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा। सेम वैसे ही जैसे आपने पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे तो अनकॉल्ड कैपिटल देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो आपका बचा हुआ जो पैसा आपने दिया है वो भी फॉरफिट हो जाएगा, तो ये भी एक तरह का कैपिटल कमिटमेंट है। और अदर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट अदर डिस्क्लोजर्स आपको देखना है। फर्स्ट, कोई भी डिविडेंड अगर प्रपोज किया है तो उसे लाइबिलिटी नहीं दिखाना, नोट्स में डिस्क्लोज करना। कोई भी सिक्योरिटी अगर आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इशू की है तो उसका जो भी पैसा अनयूज्ड है या मिसयूज्ड है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे प्रोस्पेक्टस में दिया था कि हम इससे फैक्ट्री बनाएंगे और आपने कोई लोन रिपे कर दिया तो बताना पड़ेगा, या वो अभी भी फैक्ट्री बनाने में यूज होना बाकी है, पड़ा हुआ है पैसा, तो भी आप बता दें इतना पेंडिंग यूटिलाइजेशन। सेम अप्लाइज टू बोरिंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज इट अप्लाइज टू सिक्योरिटी। रिलेटेड पार्टी से लोन लिया तो ये डिस्क्लोजर नहीं है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई सिक्योरिटी इशू करके डिबेंचर्स जैसा। तो देन अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको लगता है रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। प्रपोज डिविडेंड बता दिया। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे अगर किसी प्रकार का कोई अरियर्स ऑफ डिविडेंड है तो उसे नोट्स में डिस्क्लोज करना है, कंटिजेंट लाइबिलिटी में नहीं, ना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में, सिर्फ एज एन इन्फॉर्मेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है जो 2021 में ऐड किए गए थे, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके और आगे भी आ सकते हैं। पहला, ये सब कारों में भी हैं पॉइंट्स। फर्स्ट, इसीलिए कारो 2020 में रिवाइज हुई थी और एप्लीकेबल उसे 2021 के बाद किया गया था, क्योंकि शेड्यूल 3 पे या विटबिट्स 21 में आए थे। टाइटल डीड्स ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तुम कोई भी जमीन या बिल्डिंग, इम्मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 चीजें आती है, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री होती है, तुम्हारे नाम पे चढ़ती है जमीन, तुम्हारे नाम पे फिर रजिस्ट्री दिखेगी जो तुम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हो। तो कंपनी ने खरीदी तो कंपनी के नाम पे चढ़ना चाहिए, पर अगर कंपनी ने अपने नाम पे नहीं चढ़ाई, क्यों नहीं चढ़ाई, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि डील अभी हुई हो और रजिस्ट्री पेंडिंग हो कुछ समय के लिए, हो सकता है कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन के कारण हो सकता है कंपनी ने प्रमोटर के नाम पे ले लियो कोई चोरी चकारी करने के उद्देश्य से कि भैया आगे जाके प्रमोटर को मिल जाए। तो इसलिए बोला गया है कि जितनी बैलेंस शीट में आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स दिख रही है, वेदर पीपी और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, वो सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर अगर नहीं है तो आप डिस्क्लोज करो। बैलेंस शीट में किस नाम में दिख रही है वो, पीपी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, पीपी नॉट इन यूज कहाँ पे, क्या डिस्क्रिप्शन है, लैंड है, बिल्डिंग है, दोनों है, क्या उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू है यानी कॉस्ट है, क्या टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी है, नहीं है तो ही डिस्क्लोज करोगे, हेल्ड है तो डिस्क्लोज नहीं करना है। तो किसके नाम पर है? क्या वो आदमी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर तो नहीं है, तीनों याद रखना, प्रमोटर डायरेक्टर, उसका रिलेटिव या एम्प्लॉय, इनकी डेफिनेशन नहीं देखेंगे अपन यहाँ। कब से ऐसा है कि उसके नाम पर है और क्या कारण है कि ये कंपनी के नाम पर नहीं है, ये आप बताइए।
ठीक है, तो दिस इज वन डिस्क्लोजर विच यू विल हैव टू गिव इफ द टाइटल डीड्स आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। इसका कारो का आपका पैरा 3 का क्लॉज 1 भी इसके बारे में बात करता है। चल 1 ABCDE उसमें पॉइंट्स है अलग अलग उसके अंतर्गत, तो जो BCDE पॉइंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्लोजर्स है। नेक्स्ट, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको कंपल्सरली क्या बताना है, क्या रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा हुआ है या प्लस अगर रिवैल्यूएशन में चेंजेस 10% उससे ज्यादा है तो फिर आपको रिवैल्यूएशन के डिफरेंसेस भी एक्सप्लेन करना होंगे। नेक्स्ट, अगर पहले मैं पीपी रिलेटेड बता देता हूं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी काम अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, तो CWIP को बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हैं पीपी के अंदर आखिर में, बट एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट। उस पर आपको डिटेल्स देना होती है, ओपनिंग, चेंजेस, क्लोजिंग। ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कि आपने काम शुरू किया है और 5 साल से फैक्ट्री बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है बन भी गई है, चालू भी हो गई है, कंपनी सिर्फ CWIP दिखा रही है, क्योंकि CWIP पे डेप्री नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि आपका कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और उसका क्या एजिंग शेड्यूल है, कितने समय से वो CWIP में पड़ा हुआ है। साल भर हुआ है काम शुरू हुए, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से ज़्यादा साल हुए, और क्या काम चल रहा है या रुका हुआ है। क्या होगा, आप समझो कि अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब 3 साल ऊपर हो गए, काम भी रुका हुआ है और अभी तक इन प्रोग्रेस है, मतलब गड़बड़ है दोस्तों। शायद ये पैसा जो लगाया ये डूब तो नहीं गया, ऑडिटर चेक करे और यूजर को भी बताओ। पर ये तो कौन से प्रोजेक्ट की बात हो गई जिसपे काम चल रहा है। अब ओवरड्यू हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा था कि 5 साल का था। भाई दुबई में अपन क्या कर रहे हैं, न्यू सिटी बना रहे हैं, वो 20 साल का तो प्रोजेक्ट ही है, तो मालूम ही है 20 साल तक काम होना ही है, तो वो मोर देन 3 ईयर में दिखेगा, इन प्रोग्रेस दिखेगा। तो अब हमें ये भी जानना है कि क्या ये प्रोजेक्ट रुका हुआ तो नहीं है, या मोर इम्पोर्टेंटली ओवरड्यू तो नहीं है। सोचा था 20 साल में बनना है, 25 तो नहीं हो गए। तो फॉर एनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वेयर कंप्लीशन इज ओवरड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल प्लान, यानी टाइम और कॉस्ट ओवररन कहते हैं। सोचा था 20 साल में बनेगा, 20 में भी नहीं बना तो कॉस्ट टाइम ओवररन हो गया। 2 करोड़ में बनेगा, उससे ज़्यादा लग गए तो कॉस्ट ओवररन। तो आप बताइए कि अब क्या लग रहा है, ये कितने समय के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर दोगे। 12 महीने में, 1 से 2 साल, 2 से 3 या 3 से ज़्यादा। प्रोजेक्ट वाइज डिटेल आपको देना पड़ेगी। पीपी की तरह इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट पे भी CWIP जैसे सिमिलर डिस्क्लोजर्स आपको देना है, ओवररन्स के भी, टाइम और कॉस्ट ओवररन्स के, और एजिंग शेड्यूल भी। समझो आपने आर्टिकलशिप के दौरान बहुत 2 नंबर का पैसा बनाया, क्लाइंट से खूब पैसे लिए आपने, रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करने के आश्वासन लेके, और इस पैसे से अब आपने एक ज़मीन ही खरीदी तो आपके CA ने, आपका CA मालूम है, आप आर्टिकलों पर अपना CA अलग है, और अपने CA क्या नहीं कराते काम, वो पूछताछ बहुत करता है। तो उसने बोला कि भाई ये तुमने 50 लाख की ज़मीन खरीदी है, ये तुम दिखाओगे तुम्हारे नाम पे, तो कैसे, कोई पूछेगा ये रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास, तो कैसे बताओगे, तुम्हारे तो इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हुए इतने सालों तक। हमला अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो फिर क्या करे। तो CA ने बोला एक काम करो, तुम कोई भी श्यामलाल, घनश्याम या कोई कंपनी के नाम पे, या पापा की कंपनियां ऐसे किसी नाम पे ले लो जिनके पास फंड्स हैं, तुम्हारे नाम पे मत लो, ऐसी बड़ी कंपनी के नाम पे ले लो कि 50 लाख खरीदे तो किसी की नज़रों में ना आए। बोला ठीक है, उसके नाम पे रजिस्ट्री कर देते, क्या फ़र्क है। तो एक्चुअल में पैसा है आपका, पर नाम है किसी और का, तो प्रॉपर्टी है किसी और की, तुझे ओन करता कोई और है। तो इस केस में दोस्तों रियल ओनर जो है उसके लिए ये क्लॉज नहीं है। जिस कंपनी के नाम पर वो प्रॉपर्टी होल्ड की गई है उसके ऊपर ये क्लॉज लगेगा। उसे बेनामीदार कहा जाता है, जो सिर्फ अपना नाम लेंड कर रही है उस व्यक्ति को। तो अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स के किसी अफसर ने बेनामीदार का केस चालू किया ये कह के कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपने जो होल्ड की है ये आपके पैसे से नहीं, किसी और के पैसे से आपके नाम पे ली गई है, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे देना पड़ेगा। एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, ये सिर्फ तभी देना है जब आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, जिसे अब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट कहा जाता है। और डिटेल्स में क्या क्या देना है, एक तो प्रॉपर्टी के बाद अमाउंट कितना है, बेनिफिशियरी कौन है, यानी किसकी एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी है, बुक्स में आ रही है क्यों, क्योंकि आपने नाम पे खरीदी है तो बताना पड़ेगा कौन सी आइटम है, नहीं आ रही है तो लिख देना कि बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड है। क्या कंपनी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, और चल रही है तो किस स्टेज पर है, और क्या लगता है कंपनी उसमें क्या दोषी पाई जाएगी।
तो ये एक बेनामी प्रॉपर्टी का कारों में भी इसका क्लॉज है, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है, रिपोर्ट करना है। ये पीपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई जो जो आपको अलग अलग तरह के डिस्क्लोज करना पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू नॉन पीपी रिलेटेड आइटम्स या नॉन इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड आइटम्स। और क्या डिस्क्लोजर्स है जो आपको देने? अगर आपने कोई भी लोन या एडवांस कोई किसे दिया है, प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन या उनकी रिलेटेड पार्टीज को, और उनको यही नहीं बताया कि वापस कब लौटाना है, यानी इन्हें कहते हैं लोन्स व्हिच आर रीपेबल ऑन डिमांड। ये बोल दिया जब मांगना चाहेंगे तब मांग लेंगे, लौटा देना, या बताया ही नहीं कब वापस लौटाना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितना प्रमोटर, कितना डायरेक्टर, कितना केएमपी और कितना उनके रिलेटिव्स को लोन दिया है और कितना पैसा है, ये टोटल लोन्स का परसेंटेज कितना है। जो टोटल लोन आप देते हो क्या मेजॉरिटी इन्हीं को दे रहे हो, मतलब गड़बड़ है। चलिए, इसके अलावा अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन्स ले रखे हैं बैंक से, वर्किंग कैपिटल लोन्स, तो क्या क्वार्टरली स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट देते होंगे? तो क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टॉक और डेटर का जो जाता है, ऑडिटर को चेक करना है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन बैंक को दी है वो सही है या नहीं है, तो फिर उसका रिकन्सिलिएशन देना। क्या बैंक, गवर्नमेंट या किसी ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है? अगर है तो किस दिन किया है, और डेट्स ऑफ डिफॉल्ट, यानी आपके पास पैसे फिर भी आप लौटा नहीं रहे हो, माल्या जी टाइप के व्यक्ति, नीरव मोदी टाइप के व्यक्ति, जिन्हें विलफुल डिफॉल्टर यानी होने के बावजूद भी नहीं लौटाने वाले लोग कहा जाता है। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनियां कई बार स्टक ऑफ कर दिया जाता है उनका नाम, जब वो कोई आरओसी कंप्लायंस नहीं करते या उनकी नेगेटिव नेटवर्थ हो जाती है। तो ऐसी कंपनीज के साथ क्या आपका कोई रिलेशन तो नहीं है? यानी डाउट होगा, हो सकता है ये डमी कंपनीज और आपने इनके साथ क्या दिखा रखा हो कि हमने इनको लोन दिया है या लोन लिया, ये मैनिपुलेटिव हो सकता है। तो अब बताना पड़ेगा किस तरह का ट्रांजैक्शन है, क्या आपने उसके शेयर खरीदे थे या आपको पैसे लेने थे या देने थे, या उसने आपके शेयर खरीद रखे थे, या और कोई पैसा लेना देना है, कितना पैसा उसका बाकी है, क्या कंपनी का नाम है, और कहीं वो आपकी कंपनी, आपके एसोसिएट, जेवी ऐसी कोई रिलेटेड तो नहीं। कोई भी चार्ज अगर आपने क्रिएट किया है तो आरओसी के पास रजिस्टर होगा, सेटिस्फाई हुआ है, क्लियर हुआ है तो भी होगा। कंपनीज एक्ट में कहा गया है 2 से ज़्यादा लेयर्स की कंपनी नहीं बना सकते, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना है कि कंप्लाई किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में कुछ रेशियोज देना होते हैं, कई सारे रेशियोज है, याद रखने का सिंपल सा तरीका। तो याद रखने की एक निंजा टेक्निक आपके लिए, क्या टेक्निक है? बहुत ही सिंपल। पहला, कुछ टर्नओवर रेशियो है, तो टर्नओवर के रेशियोज किसके हो सकते हैं भाई? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसके अलावा कैपिटल और इन्वेंट्री, तो करंट आइटम्स क्या होंगे, और लॉन्ग में कैपिटल टर्नओवर है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? रेशियो रिटर्न के, तो रिटर्न क्या मतलब? सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, आरओआई और आरओआई। इन सब के अलावा एक कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो किसी भी कंपनी में करंट रेशियो होना चाहिए कि भैया करंट लिक्विडिटी है या नहीं है, और डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए जिसके साथ एक डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इस तरह से आप देखेंगे तो देयर सम 11 रेशियोज टू बी डिस्क्लोज। कभी क्वेश्चन आए तो अगर इस साल के रेशियो में 25% से ज़्यादा चेंज हुआ है, जैसे आप रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उसके कई सारे रेशियोज में 25% से ज़्यादा चेंज है, तो आपको वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देना है क्यों। तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो पिछले साल लेट्स से 10% था, और इस साल अगर 12.5%, क्या बोला गया है, मोर देन 25%, तो 12.5% से ज़्यादा या 7.5% से कम हो गया आपका एनपी रेशियो, तो आपको डिस्क्लोज करना है कि इसके क्या मेन रीजंस थे। स्कीम वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे। प्लस ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कारों में भी, सॉरी, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन 143 में इसकी रिपोर्ट होती है, फाइनल लेवल का है, सुन लो। तुम्हें उससे बात करना है लेकिन डर लग रहा है, तो तुम क्या करो? डर नहीं लग रहा है, बात करना चाहते हैं, पर स्कूल में हमने उससे बात की तो दूसरों को पता पड़ जाएगा कि वो हमसे और हम उससे बात करते हैं और हम इसे छुपाना चाहते हैं, क्या करो? उस तक कोई आपको संदेश पहुंचाना है तो आप उसकी जगह उसकी सहेली को संदेश पहुंचाओगे ये कह के कि उसे दे देना। यानी यहाँ 3 लोग शामिल हो गए, एक आप राज, एक वो सिमरन, और इन दोनों के बीच में चुटकी जो आपका मैसेज उसे पास कर रही है। इंटरमीडियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी और इन्वेस्टर, लेंडर। कंपनीज एक्ट में आप कहा गया है कि अगर आपने छुटकी इंटरमीडियरी को पैसे दिए हैं ये कह के कि वो ये पैसे किसी और को दे दे क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकता, पॉसिबल है?
लेट्स से फॉर एग्जांपल दुबई की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को पैसे देके बोला कि भैया इसे किंग्स 11 पंजाब में लगा दो, क्यों? क्योंकि आईपीएल के नियम है कि किंग्स 11 पंजाब या कोई भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी में बाहर की पार्टी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है किस किस को? 2 लोगों को। 3 पार्टी है, छुटकी, राज और सिमरन। तो ये प्रोविजन बनाया गया है बेसिकली छुटकी और राज के लिए। राज को बोला अगर वो इंडिया की कंपनी है तो उसे डिस्क्लोज करना है। क्या उसने किसी और को पैसे ये कह के किए कि वो किसी और को ये पैसे वहाँ पे एडवांस के रूप में, लोन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, या इसके बदले में वो कहीं से लोन लेगा तो उसको गारंटी या सिक्योरिटी के रूप में दे दे? अगर ऐसा है तो राज को डिस्क्लोज करना है ये पैसे उसने किसको दिए, किस में इन्वेस्ट करने के लिए दिए, क्या फॉर्म में दिए। If a company has advanced loans or invested to any other person which is intermediary छुटकी with the understanding in writing or oral, you are directly indirectly ultimate beneficiary सिमरन में इन्वेस्ट करेगी या गारंटी सिक्योरिटी देगी किसको? सिमरन को, ताकि वो बैंक से लोन ले सके। तो डिस्क्लोज करना कि क्या तारीख पर और कितना अमाउंट आपने एडवांस लोन या इन्वेस्टमेंट के रूप में दिया है, प्लस उसमें से कितना अमाउंट है जो कि इंटरमीडियरी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी में लगा दिया है। इसी तरह से ये दोनों इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू गारंटी आपको देना होगी और आपको ये इम्प्रूव करना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंपनीज एक्ट और फेमा के नियम का पालन हुआ है या नहीं, यानी कुछ लफड़े तो नहीं। सेकंड, छुटकी को भी डिस्क्लोजर देना है कि क्या उसे पैसे किसी से मिले हैं आगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सेम 4 सेट ऑफ डिस्क्लोजर छुटकी देगी। ये आपके सारे डिस्क्लोजर्स हो गए बैलेंस शीट रिलेटेड। अब P&L आइटम्स पे आ जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है आखिरी की चीज़ है बच्चे फिर छोड़ देते हैं और उसी पे फिर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकता है, तो इसलिए इसे नज़रअंदाज ना करें, हालांकि बहुत कॉमनली नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले आपको रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दिखाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग इनकम दिखाना। अगर आप एक NGO सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर आपके लिए ग्रांट्स और डोनेशन एक सेपरेट आइटम होगी जिसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाओगे। एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके बताना। फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल इनकम होगी। खर्चों में फाइनेंस कॉस्ट अलग से दिखाइएगा, इंटरेस्ट, बोरिंग और फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस। अदर इनकम में इस तरह की आपकी इनकम हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के खर्चे में साफ साफ बताना कितना सैलरी वेजेस उसको देते हो, कितना उसको रिटायरमेंट बेनिफिट या PF वगैरह देते, स्टॉक ESOPs कितने दिए और दूसरे खर्चे क्या। कंपल्सरी है डिप्री अमोर्टाइजेशन का खर्चा अलग से बताना। इसके अलावा बाकी सारे खर्चे अगर 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख दोनों में जो भी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना है। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेट्स से 100 करोड़ है तो 1% 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से ऊपर के जो खर्चे साल भर में टोटल 1 करोड़ के ऊपर कोई खर्चा हुआ है तो आपको अलग से बताना है, नहीं तो आप उसे मिसलेनियस में डाल दो। 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हाई, यानी 1 लाख से कम के खर्चे तो आप हमेशा मिसलेनियस में डाल के बता सकते हो। चलिए, और ये एक्सीड्स है यानी इससे ज़्यादा, यानी 1 लाख तक के खर्चे आप मिसलेनियस में डाल सकते हो। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब अलग अलग से बता दें। ऑडिटर को पैसा दिया है तो ऑडिट फीस के अलावा जो हेड में दिया है, टैक्स, कंपनी लॉ मैटर, मैनेजमेंट, अदर सर्विस रीइंबर्समेंट के फॉर्म में बता दे। अब तो नॉर्मली आप सिर्फ उससे ऑडिट ही करा पाओगे। सेक्शन 135 में कवर्ड हो तो कितना खर्चा CSR में किया है। कोई भी एक्सेप्शनल यानी ऑर्डिनरी बट नॉन रिकरिंग और ह्यूज इम्पैक्ट, नेचर, साइज और इंसिडेंस AS5 के अनुसार अलग से डिस्क्लोज करना। एक्सेप्शनल तो अलग से बताएं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग बताएं। AS5 में आप देखेंगे दोनों में क्या फ़र्क होता है। और प्रायर पीरियड आइटम्स को आपको अलग से बताना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो उसमें आप अलग अलग हेड्स बता दीजिए कि आपका एग्रीगेट ऑफ मटीरियल कितना सेट असाइड किया है फॉर रिजर्व्स और विड्रॉल। सॉरी, ये वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो अलग से आपको बताना है, प्लस एनी अमाउंट, मटीरियल अमाउंट विच हैव बीन सेट अमाउंट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस और रिजर्व, तो वो आपको बताना है कि कितना सेट असाइड किया और उसमें से कितना विड्रॉ किया। जैसे कंटेंजेंसी फंड बनाया है इंश्योरेंस कंपनी ने कि भाई कोई नेचुरल कैलामिटी से खूब सारा कंपनसेशन आया तो उससे दूँ, कैटास्ट्रॉफ रिजर्व बोलते हैं। आप बता दीजिए इसमें कितना आपने ट्रांसफ़र किया। एंड सिमिलरली कोई प्रोविजन आपने बनाया और उससे क्या विड्रॉल हुआ है वो बता दें। इन हेड्स के खर्चों को आप अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L के फेस पे नहीं, नोट्स में बताओगे तो भी चलेगा, पर ये सब बताएं। डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी से मिलाएं, कोई लॉसेस सब्सिडरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे प्रोविजन बनाएं, अलग से बता दें। इंपॉर्टेंट है, आपको अदर इन्फॉर्मेशन में स्पेसिफिकली बताने के लिए कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नोट्स में आपको बताना है कितना इंपोर्ट आपने CIF यानी कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट यानी कि इंडिया के पोर्ट तक लाने के खर्चे,
बेसिस पर आपने इंपोर्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट और कैपिटल गुड्स। कितना पैसा आपने सर्विसेज लाइक रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस का फॉरेन करेंसी में पे किया है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल प्लस सर्विसेज आपका कितना है, और कितना अमाउंट आपने बाहर भेजा है ड्यू टू डिविडेंड इन फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली आपकी पूरी फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो आप बता रहे हो। आगे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हुई है तो कितनी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर फॉर्म में हुई है। तो आपको आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इस तरह से ब्रेकअप देके डिस्क्लोज करना। कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्लॉज 8 है कारों का। आपकी इनकम टैक्स में इस साल आपके ऊपर नोटिस आया था कि आपने इतनी इनकम छुपाई है, इसको हम टैक्स में असेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने इतनी इनकम टैक्स में डिक्लेयर की है कि उसने छुपाई थी, और बुक्स में उसने अभी तक उसे रिपोर्ट नहीं किया। तो ये सिर्फ तब बताना है जब आप इनकम टैक्स में मान चुके हो कि हमने छुपाई थी और सरेंडर कर चुके हो, टैक्स दे चुके हो। तो बुक्स में डेफिनेटली वो इनकम नहीं दिखाई है तो आपको बुक्स में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं की तो यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, CSR अगर सेक्शन 135 आपके ऊपर लगता है तो आपको डिस्क्लोजर देना है, कितना खर्चा करना था, कितना किया है, कितना कम किया है पिछले सालों का और अब का मिला के कितना कम है टोटल, इसका क्या कारण है, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप CSR में करते हो, रिलेटेड पार्टीज़ के साथ कोई ट्रांजैक्शन है क्या CSR के, कि हम हमारे कोई एक एस्टैब्लिश्ड फंड या जैसे रिलायंस अपने सारी कंपनी का रिलायंस फाउंडेशन में CSR कंट्रीब्यूट करता है और वो खर्चा करती है, तो बताना पड़ेगा। सिमिलरली provision is made with respect to liability entering into contractual obligations, तो मूवमेंट इन दैट ऑब्लिगेशन, यानी आपने CSR का कोई लाइबिलिटी का प्रोविजन बनाया तो उसके मूवमेंट्स आप बता दें। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपने क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी किसी भी तरह की क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो कूपन्स के फॉर्म में होल्ड कर रखे जिसमें आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको बताना है क्या प्रॉफिट और लॉस उस ट्रांजैक्शन में आपको हुआ है और ईयर एंड पे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, प्लस आपने क्या किसी को डिपॉजिट या एडवांस दे रखा है क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। इन सब के अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आप नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो अलग से दिखाएंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में इक्विटी का पार्ट माना जाएगा ना कि लाइबिलिटी का, पर उसे सेपरेट हेड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ शो किया जाएगा। शेड्यूल 3 में आपको कुछ कंसोलिडेटेड के डिस्क्लोजर्स देना है, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू एज सच फॉर ऑडिट, वो आपके FR के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ये सब डिस्क्लोजर्स है, इसी के साथ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवीजन लेक्चर पार्ट 2 जहाँ पे हमने शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स डिस्कस कर लिए भी हमारा कवर हो जाता है।